गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रीड की इन क्लासेस में संस्कृत शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम, जैसा कि आपको विदित है कि रीड का पाठ्यक्रम चलाए रखा है, उनमें से टॉपिक वाइज अध्ययन हम कर रहे हैं। बीच में अपन ने कुछ क्वेश्चनों को भी हल करते हैं जो रीड में आए हुए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के मैं ये क्वेश्चन हल करवाऊँगी आपको इनसे ये विदित होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन और आंसर रीट में पूछे जाते हैं। आज तक ये भी हुआ है कि जैसे मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि जो होती है ना, वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। मतलब प्रश्नोत्तर हल, जब जितना प्रश्नोत्तर हल अपन करेंगे ना, उतना ही हम अपने सब्जेक्ट के नज़दीक पहुँचेंगे, अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 लेवल तक मैं आपको इन क्वेश्चनों को हल करवाती हूँ। अपन क्वेश्चन वीडियो वाइज हल करते जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऊ स्वर से उच्चारण स्थान भवति, यानी ऊ स्वर का उच्चारण स्थान है। मैंने उच्चारण स्थान आपको करवा रखे हैं और अब आपको बताना है कि ऊ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है या ओष्ठ है। आपको करेक्ट आंसर इसका देना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऊ का उच्चारण स्थान उपपद्यमानीय ओष्ठो सूत्र से ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। री स्वर से उच्चारण स्थान भवति, री स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंता, जिह्वा, मूर्धा या कंठ। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है। च वर्ग से उच्चारण स्थान भवति, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुखम, हस्तो, तालु, दंतः। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। आपको जैसे विदित है कि 1 से 5 लेवल तक भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 से 8 लेवल तक भी रीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक शब्द से तृतीया एकवचन रूप भवति, बालक शब्द के तृतीया एकवचन में कौन सा रूप बनता है? तो बनता है बालकेन। कौन सा बनता है? बालकेन बनता है। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप भवति, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप है? तो इसका रूप है पितृन। कौन सा है? पितृन। इसके लिए आपको शब्द रूपों की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। अपन प्रत्येक टॉपिक का आराम से अध्ययन करेंगे और मैं आपको शब्द रूप का भी अच्छे से अध्ययन करवा दूंगी। एक बार प्रश्नोत्तर विधि को मद्देनजर रखते हुए बीच में अपन एक टेस्ट सीरीज ये चला रखी है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना? पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप भवति, तो द्वितीय बहुवचन का रूप होता है पितृन। युष्मत् शब्द से पंचमी एकवचन रूप भवति, युष्मत् शब्द का पंचमी एकवचन में रूप कौन सा होता है? त्वत् होता है। गुर्वे इति रूपम अस्ति, गुर्वे इसमें रूप है चतुर्थी एकवचन से, यानी चतुर्थी एकवचन गुरु शब्द में रूप एकवचन का बनता है। दृष्ट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, तो इसका आप अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा तिप्त झील, यानी जय के स्थान पर अंति यानी दक्षंती इति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप भवति, सेव धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में सेव या आत्मनेपदी रूप है और असेवी लंग लकार में बनता है। पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? पिबेतम। पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? पिबेतम।
अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? अस्ति रूप बनेगा। थे व्यंजन से उच्चारण स्थान भवति। थे व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंता। थे व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंता। पित्रा से बालकम गच्छति अतिरिक्त स्थान में शुद्ध रूप कौन सा होगा? तृतीया विभक्ति में पिता का सह के योग में सबको विदित है कि कौन सा आता है? तृतीया विभक्ति आती है। तो पित्रा बनता है तृतीया विभक्ति के एक वचन में। तो यहाँ पर पित्रा ये शुद्ध रूप है। बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूप भविष्यति रुच्यार्थनां प्रीयमाण सूत्रेण अनुसार, कि जिसको जो रोचक लगता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इसका होगा करेक्ट आंसर रामाय की तरह चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय इति सिद्धम। नृप दुर्जन कृत्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूप भविष्यति। नृप दुर्जन पर क्रोध करता है, रेखांकित पद में शुद्ध रूप क्या है? तो क्रोध के योग में भी कौन सी विभक्ति आती है? द्रुह क्रोध ईर्ष्या के योग में चतुर्थी विभक्ति ही आती है। तो यहाँ पर होगा दुर्जनाय। क्या होगा? दुर्जनाय। अभितय परितय योगे विभक्ति भवति। अभितय परितय के योग में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा द्वितीया। तो सूत्र के अनुसार अभितय परितय समय निक्षा द्वितीया विभक्ति इति भवति, है ना। तो अभितय यानी दोनों ओर, परितय यानी चारों ओर, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। नायक इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नायक इस पद में संधि विच्छेद कौन सा है? तो जैसे अयधि संधि का एक सूत्र है एचो अये वा यावह, यानी ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव इति आदेश अस्ति, यानी ये आदेश होते हैं। तो आय के लिए नई धन अकय ये शुद्ध रूप है। नई में नए को अलग करके अपन ऐ की मात्रा निकालेंगे और ऐ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? आय आदेश करेंगे। इति अपि अत्र संधि भविष्यति। इति अपि इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है, देखो इसमें यण संधि है। चूँकि इति ई में ई के स्थान पर क्या आदेश किए जा रहे हैं? ये आधा तय और ये और वह जहाँ होता है तो वहाँ पर प्राय अपन देखते हैं ऊ की मात्रा वह और ये आता है, वहाँ पर यण संधि होती है। तो तय का इत करके तय से ई निकालेंगे तो इसके स्थान पर ई के स्थान पर अपन क्या आदेश करेंगे? ये, है ना। इत धने ई धने अपि, उसके बाद में ईत धन ई के स्थान पर ये, फिर अपि, और उसके बाद में इनको संयुक्त करने पर ईत य पी ऐसे हो जाता है। इति सिद्धम। वागीस अत्र संधि अस्ति। वागीस इसमें संधि है। तो वागीस में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश है। तो इसमें कै के स्थान पर गय आदेश हुआ है। झलाम जसो अंत्य सूत्र में झल यानी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके स्थान पर जस आदेश हो रहा है, यानी कै के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? गय आदेश हो रहा है। वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। वनौषधि इसमें संधि विच्छेद होगा, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है जिसके ऊपर दो ऐ की मात्रा होती है, कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो वन धन औषधि इति शुद्ध रूपम अस्ति, क्योंकि वन को अलग कर देंगे और औ की मात्रा को इधर करके धन के निशान के इधर लिखेंगे, दोनों को संयुक्त करेंगे तो वनौषधि इति सिद्धम।
प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान भवति। मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है कौन सा समास होता है? अव्ययभाव। जिसमें विशेषण विशेष्य बाहुल्य होता है कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। जिसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है बहुव्रीहि होता है। और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य भाव होता है, मान उपमेय भाव होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या पूछा है? उत्तर पदार्थ प्रधान का पूछा है, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो मैंने आपको कहा था जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य उत्पल कैसा है? नीला है। तो इसमें ऐसी विशेषता जहाँ बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास हमेशा होता है। अधिहरि इसमें कौन सा समास है? तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि अव्ययभाव समास इसमें है, क्योंकि जहाँ पर पहले उपसर्ग यानी अधि उप ऐसे कोई उप अधि शम ये आते हैं, जहाँ पहले उपसर्ग के रूप में या प्रथम पद प्रधान बताया जाता है, वहाँ पर हमेशा अव्ययभाव समास होता है। रामकृष्णो यस्मिन् पदे समास विग्रह रामः च कृष्णः च ये होता है। और रामः च कृष्ण च इसमें द्वंद्व समास है, जहाँ संयुक्त रूप से दो नाम दिए होते हैं और बीच में च आता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कथित अत्र धातु प्रत्यश्चतः कथ धन तय, क्योंकि लास्ट में तय शेष रहता है, वहाँ पर धातु और प्रत्यय ये है। छात्र मोहन पटुतमय यहाँ पर है तमप प्रत्यय, क्योंकि जहाँ तम शेष रहता है वहाँ पर और सब में जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है जिस विशेषता के तौर पर, वहाँ पर तम प्रत्यय यानी सब में जिसकी तुलना की जाती है वहाँ पर तम प्रत्यय होता है, तमप, और तम इसमें शेष रहता है। मैया पाठ पठनिया इसमें अनीय शेष है, जहाँ अनीय शेष रहता है अनीयर प्रत्यय होता है। मोहन गेंद से खेलता है, तो जिस साधकतम करणम जहाँ साधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। तो इसमें देखो ये तो होगा नहीं, ये इसमें कर्म कारक है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो आपने देखा मोहन कंदुकेन क्रीडति, तो यहाँ पर जो कंदुकेन है ये शुद्ध होगा। वह विद्यालय की ओर जाता है। मैंने पहले आपको बताया था कि विद्यालय की ओर प्रति अभितय परितय समय निक्षा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। स विद्यालय प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा। वह ब्राह्मण को धन देता है, अत्र वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। तो दा धातु के योग में कर्मणा ये अभिप्रेयति संप्रदान, यानी जहाँ पर देना होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। स विप्राय धनम ददाति, वह किसको देता है? विप्र को धन देता है। तो स विप्राय धनम ददाति, जिसको दान दिया जाता है, जो याचक को संतुष्ट करते हैं, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आता है। तो आज हमने कक्षा 1 से लेवल 1 to 5 के लिए लेवल फर्स्ट के लिए क्वेश्चन आंसर्स कुछ हल किए हैं। आप इन क्वेश्चनों को भी बार बार हल करोगे तो आपका जो प्रश्नोत्तर विधि है अगर वो मजबूत हो गई तो आप कुछ क्वेश्चनों को मतलब 50% तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसरों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा बेस होता है। उसके आधार पर ही हम अपनी तैयारी को थोड़ा स्टिक और अपना मूल्यांकन को जांच सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते।